नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सिर्फ आपसे इतना ही सहयोग है कि इस चैनल को देखें और लोगों में भी इसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट मैं लेकर आ रही हूँ, उसे काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और आप ही के इश्यूज़ उठाती हूँ लगातार और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दे, किसानों से जुड़े मुद्दे। तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसे विषय पर बात की जाए, क्योंकि किसानों में बड़ी मायूसी आ गई है जब से शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली करवाया गया, और वो भी एक धोखे के तहत। तो किसानों में अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सरकार को और सरकार के जो लाडले उद्योगपति हैं, अडानी जैसे लोग, उनको कैसे पस्त किया जाए। कुछ इसी तरीके का एक प्लान सामने आया है, जिसको आज मैं साझा करना चाहती हूँ कि कैसे मोदी जी और अडानी जैसे लोग सड़क पर आए, वो भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो। एक ऐसा ही कुछ प्लान सामने नजर आ रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़े किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये धन्यवाद। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो मायूसी का सामना किसानों को करना पड़ा, अब एक तरीके से भरोसे की कमी आ गई है। कितनी बार भी बातचीत के लिए बुलाया जाए, किसानों को ये लग रहा है कि अब वो भरोसा टूट चुका है। भरोसे की जो कड़ी थी एक आखिरी, वो टूट चुकी है। अब प्रशासन के साथ, और चाहे राज्य सरकार हो, भगवंत मान की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सभी ने मिलकर किसानों को एक तरीके से धोखा दिया है। आपका एक मैं नोट पढ़ रही थी, जिस नोट में आपने कहा कि नोट और वोट पर, दोनों पर चोट लगाने का अब समय आ गया है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि क्या कुल मिलाकर, उसके डिटेल्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि दो लाइन में क्या ये प्लान ऐसा है कि मोदी और अदानी दोनों को सड़क पर लाने का प्लान है। देखिए, जब से ये लोकतंत्र बना है नीलू जी, आंदोलन के माध्यम से देश आजाद भी हुआ और आंदोलन के माध्यम से जनता चुनाव के बीच में जो समय होता है 5 साल के अंदर जो चुनाव होता है, उसके बाद अगर कोई ग्रीवांस है, कोई शिकायत है, तो उसको सरकार के सामने लाती है। सरकार उस पर सुनवाई करती है तत्काल और उसका हल होता है। ये एक पैटर्न चला आ रहा था। लेकिन अब ये 10-12 साल से जो सरकारें आई हैं, विशेषकर मोदी सरकार, उसने ये कहा है कि कोई आंदोलन करे, कोई बैठे बैठे मर जाए, कोई कुछ कर ले, भूख हड़ताल कर ले, लेकिन हम सुनेंगे ही नहीं। अगर हम सत्ता में आ गए, हम हमारी कोई जवाबदेही नहीं। तो हमने कहा कि भाई हम इनसे टकराएं, लाठी खाएं, गोलियां खाएं, आंसू गैस के गोले हमारे पर छोड़े जाएं, हम सड़कों पे पड़े पड़े मर जाएं, हमारा खर्चा भी हो। तो इस ये हमें वहां पुलिस के माध्यम से रोक सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी हमारे टैक्स के बलबूते पर इनके हाथ में है। तो हमने ये सोचा कि भाई इनका जो कमजोर पार्ट है वहां पर हमें अटैक करना चाहिए, और हमारी जो स्ट्रेंथ है वहां पर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। इनकी स्ट्रेंथ जहां है वहां जाकर के हमें दिल्ली घेरो या ये सब चीजें ना करके हम इनको वोट की चोट भी दें और नोट की चोट भी दें, यानी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएं और जो है राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचे, तब इनकी ये सुनवाई हमारी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये किसान करें नोट और वोट की चोट, ये ऐसा पेपर लिखा है जिसको मैं वाइडली प्रचारित कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने यही बातें रखी है कि हम लोग इनका जो माल है वो कम से कम खरीदना शुरू करें और अपना जो माल है उसका प्रोडक्शन कम कर दें, जिससे कि हमारी चीजें महंगी हो जाएं और इनका दिवाला निकलने की स्थिति आ जाए। सरकार बुरी हालत में आज की तारीख में है, कर्ज में डूबी हुई है। तो ये ज्यादा दिन तक जो है इस मार को सहन नहीं कर सकती, आर्थिक रूप वाली जो मार होती है। क्योंकि चुनाव तो हो चुके, सत्ता में तो ये आ गए, लेकिन आर्थिक मार से ये बड़ा डरते हैं। इनके समर्थक भी, व्यापारी, वो भी बहुत डरते हैं। तो उस चीज का इस्तेमाल हमें आगे जाकर के करना होगा। डायरेक्ट कंफ्रंटेशन बंद करके इन ब्रह्मास्त्र का यूज करना पड़ेगा, जो आर्थिक ब्रह्मास्त्र है। जी। आपका जो ये पेपर था मैं देख रही थी, और उस पेपर में साफ साफ लिखा है, और मैं बिंदु वाइज चलूंगी। पहला प्लान उसमें यही है कि जो गेहूं और चावल का प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया जाए। अब उसको कैसे कम करेंगे और इसका असर अदानी जैसे लोग और मोदी जी जैसे लोगों पर कैसे पड़ेगा, क्या इसका सीधा असर आप देखते हैं अगर प्रोडक्शन कम होगा? और किसान क्या करेगा? किसान के पास और ऑल्टरनेटिव होंगे? अगर गेहूं की का उत्पादन वो कम करेगा, तो फिर क्या बाकी चीजों में वो उत्पादन बढ़ाएगा? कैसे करेगा ये? जी जी, हमने उसमें ये लिखा है कि गेहूं और धान जो है, देखिए मुख्य स्टेपल फूड है। यानी कि मुख्य रूप से जो है, जो 33 करोड़ टन का हमारे देश में उत्पादन खाद्यान्न का होता है, उसमें से 75% गेहूं और चावल होता है। और इनका प्रोडक्शन 20% के आसपास कम करने का मैंने सुझाव दिया है। और हमारे यहाँ दालों की शॉर्टफॉल है। तिलहन जो तेल, खाद्य तेल होता है, जैसे सरसों आदि,
उनकी शॉर्टफॉल है। हम 2 लाख करोड़ के आसपास जो है तिलहन और दालें वगैरह बाहर से आयात करते हैं। तो हम वहां प्रोडक्शन जो है 20% गेहूं और चावल का जब हम धान का कम कर देंगे तो 20% का मतलब है कि लगभग 5 करोड़ टन कम हो जाएगा। 5 करोड़ टन कम होते ही बाकी जो हमारी फसल होगी गेहूं और धान की, एक तो उसके रेट काफी ज्यादा बढ़िया अच्छे हो जाएंगे मार्केट में, एमएसपी से भी काफी ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि बाकी जो फसल हमारा 20% का रकबा हमारे पास खेत बचा है उसमें हमने कहा है कि भाई दालें और बागें उगा लो, तो वो भी क्योंकि शॉर्टफॉल में है उसमें भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम तो अपने घर में सेफ हो गए और हमारा जो है गेहूं चावल आज के रेट के मुकाबले ज्यादा रेट में बिक गया। लेकिन जब वो उसका रेट ज्यादा बढ़ेगा 30 रुपए 35 रुपए या और ज्यादा हो जाएगा 20% कम होने से प्रोडक्शन, तो उसका असर ये होगा कि सरकार जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर महीने देती है वो एमएसपी पे खरीदती है। अब जब रेट एमएसपी से ज्यादा होगा काफी ज्यादा तो ये खरीद नहीं पाएंगे। जब ये खरीद नहीं पाएंगे तो ये 80 करोड़ लोगों को अनाज दे नहीं पाएंगे। आयात करने की कोई स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि आयात में पहले ही जो गेहूं जैसे यूक्रेन में पैदा होता था वहां लड़ाई वगैरह होने की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस है और बहुत ज्यादा सरप्लस जो है गेहूं चावल पूरे देश विश्व में नहीं है। चावल के तो हम ही सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। हम एक्सपोर्ट ना करें तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चावल के रेट बढ़ जाएंगे और हमने ही अगर 20% प्रोडक्शन डाउन कर दिया तो पूरे विश्व में त्राई त्राई मच जाएगी और देश में त्राई त्राई मच जाएगी। तो 5 करोड़ 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन मिलता है वो सारे के सारे जो भाजपा के समर्थक हुए घूम रहे हैं और किसानों को गाली दे रहे हैं वो जो है आकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे कि भाई सरकार हमें 5 किलो राशन क्यों नहीं दे रही है। उसके अलावा जब गेहूं चावल के रेट और खाद्यान्नों के रेट मार्केट में बढ़ेंगे तो जो पैसा लिमिटेड है, मान लीजिए किसी की 20,000 की आमदनी है वो 5,000 की जगह 8,000 रुपए उसके खर्च होने लगे तो बाकी पैसा जो वो अन्य चीजों में खर्च करता था उद्योगपतियों के सामान खरीदने में, वो सारी चीजें उसकी कहीं ना कहीं उसको कर्टेल करनी पड़ेगी क्योंकि गेहूं चावल और ये सब चीजें एसेंशियल कमोडिटीज है, इसके बिना उसका खर्चा नहीं चल सकता। तो जो अडानी अंबानी और बाकी इनके मित्र उद्योगपति हैं उनके माल जो है बिकने में कमी आने लगेगी। तो इस तरीके से जो है ये एक्शन किया जाएगा। तो ये आर्थिक ब्रह्मास्त्र है जो इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो किसानों से हमने 2 अपील की है। नंबर 1, 20% गेहूं चावल का प्रोडक्शन डाउन कर दो, इसकी जगह जो है तिलहन और दालें लगा लो, मोटे अनाज लगा लो। दूसरा, जो बड़े किसान है जो रोक सकते हैं गेहूं को तो तत्काल मार्केट में मत उतारो, उसको स्लो प्रोसेस में मार्केट में रिलीज करो ताकि जो है आपको उसका अच्छा रेट मिल सके। इन दोनों कदमों से ही गेहूं चावल के बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाएंगे और इनको भारी मुसीबत झेलनी पड़ जाएगी। महंगाई की दर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई की दर से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर महंगाई ज्यादा रहेगी तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहेगा। तो धन्ना सेठ जो सस्ता पैसा बैंकों से लेना चाहते हैं वो भी कम हो जाएगा, उनका माल बिकना कम हो जाएगा, वो जो है आगे इन्वेस्टमेंट करने से बचने लगेंगे। तो सारा का सारा अर्थव्यवस्था का चक्र जो है खेती से चलता है, उस रोकने की ताकत किसान के पास है। उस अस्त्र का प्रयोग अब करने का वक्त आ गया है। जी पुष्पेन जी, आपका दूसरा प्लान है कि जो किसान हैं, जो अपने बच्चों की शादी करते हैं या बेटियों को दहेज देते हैं, आपने कहा कि वो शादियां बड़े-बड़े सभागारों से ना की जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से शादी किया जाए, ट्रैक्टर ना खरीदा जाए, इस तरीके का प्लान भी है उसमें। ये प्लान जी कितना स्वीकृत होगा किसानों के बीच में? क्योंकि ये आइडिया है, अच्छा आइडिया है कि भाई ठीक है, आप ट्रैक्टर ही मत खरीदिए, तो ट्रैक्टर की सेल्स कम हो जाएंगी और जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, फिर डायरेक्ट उनको मार पड़ेगी। लेकिन ये किसानों के बीच ये प्लान कितना कामगार साबित होगा? और किसानों के बच्चे हैं, आपने कहा कि शादी भाई बहुत धूम धड़ाके से शादी ना की जाए, सिंपल शादियां की जाए, दहेज में आप महंगी चीजें ना दें। क्या ये सारी चीजें किसानों को मंजूर होंगी? नहीं, देखिए इसमें इन चीजों को किसानों को समझाया जाएगा। जैसे 30 बीघे तक के किसान को हमने सुझाव दिया है कि वो ट्रैक्टर अपना ना खरीदे और अगर उसके पास पुराना ट्रैक्टर है उसको चलाए जब तक उसकी लाइफ है और उसके बाद नया नया ट्रैक्टर ना खरीदे, क्योंकि पड़ोस के व्यक्ति का ट्रैक्टर खाली खड़ा रहता है। ये 20-20 10-10 बीघे के किसान ट्रैक्टर ले करके आ जाते हैं उधार में, शान के चक्कर में ले आते हैं कई बार। तो उनका ट्रैक्टर बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो आप पड़ोसी के ट्रैक्टर से उसका काम चला सकते हैं। तो आप उसको नहीं खरीदेंगे तो एक तो आपका जो है धन बचेगा, दूसरा जो ब्याज आप बैंक को देंगे वो ब्याज बचेगा, तीसरा जो आपका पड़ोसी है उसको कुछ 2 पैसे गांव में मिल जाएंगे और उसका ट्रैक्टर एंगेज रहेगा। तो ट्रैक्टर सफिशिएंट है आपके पास, 8 से 10 लाख ट्रैक्टर हर साल बिक रहे हैं इस देश के अंदर। तो ट्रैक्टर जैसे ही कम होंगे उसी तरह उनके रबड़ वाले, उनके इंजन वाले, उनके और इंडस्ट्री जो जुड़ी हुई है उनके ऊपर असर पड़ेगा।
तो ये चीजें जैसे ही मार्केट में पहुंचेंगी, जैसे कि इंटरव्यू में आपके साथ कह रहा हूं, तो इन लोगों के शेयर मार्केट पे, इनके शेयरों पे असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो अगर एक तबका किसी चीज की कंजम्पशन घटा देगा तो निश्चित रूप से उसकी फैक्ट्री तक असर थोड़े दिनों बाद पड़ना शुरू होगा। तो ये समझाने की बात है कि हम जाकर के इनको समझाएं। दूसरा बिंदु आपने शादी ब्याह का किया। देखिए, शादी ब्याह में बहुत ज्यादा अपव्यय होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई शान शौकत मत समझिए बढ़ ज्यादा शादी में। आपको पैसा है आपके पास, आप सीधा अपने बच्चों को पैसा वो दे दीजिए, या बच्चों के लिए कुछ ऐसा ऐसा चीज खरीदिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। आप गाड़ी खरीदते हैं, खरीदते उसकी शोरूम से निकलते ही 2-3 लाख रुपए की वैसी घट जाती है वो महीने भर में ही। उसके बाद उसका तेल है, पानी है, वो सब चीजों का खर्चा है। हमने तो ये भी कहा है कि जो संपन्न किसान है, जो बड़ी गाड़ियां कई बार ले लेते हैं 20-20, 25-25 लाख रुपए की, मेरा खुद का तजुर्बा है कि 25-30 लाख रुपया की जो गाड़ी खरीदी जाती है उसमें पहले तो 10-12 लाख रुपए टैक्स है, वो सरकार को चला जा रहा है। अगर नहीं खरीदोगे तो 10-12 लाख रुपए की चोट सरकार को आपने लगा दी, समझ लो, और आपके पैसे बच गए। उसके बाद तेल, जो आप पेट्रोल खरीदते हो, डीजल खरीदते हो, उसमें 100 रुपए में से 50 रुपए टैक्स जाता है सरकार को। आप सड़कों पे, हाईवे पे चलते हो, वहां टोल देते हो। आप उसकी मेंटेनेंस करते हो, बैटरी बदलते हो, टायर बदलते हो, मैकेनिक है, सर्विस है, सब चीजें आप लगाएंगे तो आपका भारी खर्चा लग रहा है। एक 25-30 लाख रुपए की गाड़ी 10 साल में और ज्यादा 50 लाख रुपए लगभग जो है खा जाती है, क्योंकि 5 लाख रुपए के आसपास का एक साल का मेंटेनेंस, चलाना, ये वो सब आता है गाड़ी के ऊपर। तो ये कोई भी इसका हिसाब किताब लगा सकता है। तो बड़ी गाड़ी जो 25-30 लाख रुपए की है, वो आपकी जेब से 10 साल में 70-75 लाख रुपए लेके निकल लेती है, और उसमें से 1/3 टैक्स होता है, जो 25-30 लाख रुपए सरकार की जेब में जाता है। तो वो क्यों देना सरकार को जब आपको जरूरत नहीं है? तो आपके घर में 3 गाड़ी, 2 गाड़ी है, 1 गाड़ी है, छोटी गाड़ी से आप काम चलाइए, और नहीं तो आप जो है पूल करके चलाइए, ट्रैक्टर कम से कम रखिए, शादी ब्याह में खर्चा जो है बंद कर दीजिए, प्रोडक्शन अपना थोड़ा डाउन कर दीजिए। तो तब जाकर के जो असर होगा मार्केट पे, उससे इनकी और इनके धन्ना सेठ मित्रों की, बीजेपी वालों की अकल ठीक हो जाएगी। इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा है। जी। एक और प्लान आपका था कि जो जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं और कुछ जो सरकार को फेवर करने वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका बॉयकॉट भी किया जाए। उससे जी, क्या कितना असर आपको दिखता है, और क्या धन्ना सेठ और जो अदानी जैसे लोग हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, गोदी मीडिया या जर्नल जो मीडिया है, उसकी कोई अलग से जो कंटेंट तैयार की जाती है, वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसका जो है वो खर्चा निकलता है, या जैसे कुछ सब्सक्रिप्शन के माध्यम से भी निकलता है, जैसे कोई अखबार खरीद रहा है। तो बहुत सारे अखबार ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सरकार को फेवर करते हैं, उनको खरीदना आप बंद कर दो। जो चैनल है उनको देखना आप बंद कर दो, ये आपके हाथ में है। आपका पैसा भी बच गया, समय भी बच गया। और जैसे ही उसकी टीआरपी कम होगी, क्योंकि सबको पता लग जाता है कि टीआरपी कम हो गई है, इसकी व्यूअरशिप कम हो गई है, तो उसको उसी हिसाब से जो विज्ञापन देने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, उसका हिसाब किताब कर देते हैं कि साहब तुम्हारा व्यूअरशिप तो पहले 1 करोड़ रुपए था, 1 करोड़ लोगों का था, अब तुम्हारा 50 लाख रह गया, तो तुम्हारे रेट भी हम आधे करेंगे या जो भी घटाएंगे। तो उसका आर्थिक चोट जब उनको लगेगी, तो हमारा मूल ये है कि हम अपने आप को झोंकने के सरकार के सामने, सरकार की आर्थिक रूप से कमर तोड़े, सरकार के समर्थकों, चाहे व्यापारी हो, चाहे गोदी मीडिया हो, उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़े। और ये हमारे हाथ में है। आप जब चाहो चैनल बदल सकते हो, आप जब चाहो अखबार बंद कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट इनका कम हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कम हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से कहेंगे कि सरकार के का जो एजेंडा हमारे खिलाफ होता है, हमें आतंकवादी, गोदी पाकिस्तानी और देशद्रोही कह करके, जिस तरह आंदोलनकारी कह करके, आंदोलन जीवी कह के खारिज करते हैं, हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं, तो इनको अकल हो जाएगी कि अगर हमने किसान के खिलाफ खबर चलाई तो किसान तुम्हारा चैनल नहीं देखेगा। किसान इतना बड़ा तबका है, देश की आधी आबादी है, अगर वो देखना बंद कर दे तो एफएमसीजी कंपनी से लेकर, ट्रैक्टर कंपनियों से लेकर, कार कंपनी से लेकर के बड़े बड़े ये चैनल, जितने भी बड़े बड़े एंकर बैठे हैं, इनकी तनख्वाहें घटनी शुरू हो जाएंगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल मैंने इसीलिए वो किसान करें अब नोट और वोट की चोट, ऐसा मैंने पेपर लिखा है, उसका मैं व्यापक जो है उसको शेयर कर रहा हूँ। आपको भी मैंने शेयर किया है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करो, अपने आप को खपाने से, निर्दयी सरकार के सामने कुर्बानी देने से, भूख हड़ताल करने से, धरने पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आर्थिक रूप से इसकी कमर तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये केवल धन्ना सेठों की सरकार है। इनको केवल पैसे की भाषा समझ में आती है। इनके पैसे, व्यापार और प्रॉफिट घटा तो ये लाइन पे आ जाएंगे। जी। लेकिन अगर आपका ये प्लान पूरा सफलतापूर्वक सारे किसानों के बीच में अगर फैल गया पुष्पेन जी, और मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि आपने नो वोट पर चोट की बात की है, तो अभी सबसे पहला चुनाव तो बिहार में है,
अक्टूबर नवंबर में, तो बिहार के किसानों से भी आपकी बातचीत होगी, तो शायद आपका प्लान बनेगा कि वोट पर चोट कैसे करनी है। लेकिन कुल मिलाकर मेरे जो आखिरी सवाल है आपसे, तो क्या ये हम ये समझे कि एक ऐसी स्थिति, अगर ये पूरा प्लान स्वीकृत हो जाता है सब किसानों के बीच में, तो क्या एक ऐसी स्थिति बनेगी जब अदानी और मोदी जी खुद सड़क पे आएंगे घुटने के बल, और किसानों के आगे उनको दंडवत करना पड़ेगा? निश्चित रूप से जो वोट वाली बात है वो रह गई थी, उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, वोट के माध्यम से ये सत्ता में बैठे हैं, हमारी वोट लेकर, और हमारे खिलाफ नीति बना रहे हैं। तो हम लोग वोट की चोट इनको करें, ये यानी भाजपा के खिलाफ वोट देनी है। भाजपा के टिकट पे आपका भाई भी खड़ा हो, तो मेरी अपील है किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, जो गांव में रहते हैं, जिनको ये दिन रात गाली निकालते हैं, कि उनको बिल्कुल भी वोट ना दे, अपने भाई को ही मत दे, उनके किसी सहयोगी दल के साथ, गठबंधन के साथ ही हो भाजपा का, उसको भी वोट ना दे। तो आप वोट नहीं देंगे तो इनकी राजनीतिक शक्ति खत्म, सरकार खत्म, तो इनकी नीतियां खत्म, फिर ये जो है मारे मारे फिरेंगे। इसी तरीके से इनके व्यापार मित्रों के माध्यम से जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका आप धंधा चौपट करने की क्षमता है आपके पास, डिमांड आपके यहाँ से खत्म हुई। आज भी मंदी की स्थिति में जो है चल रही है, सरकार तरह तरह के वायदे करती है कि साहब मंदी से निकले। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर का 2019 में, आपको जानकारी होगी, 30% से घटा के 22% कर दिया था, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो वो इसलिए किया था कि बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसकी वजह से 10 लाख करोड़ रुपया घट गया सरकार का, ठीक है, लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपया हर साल घटता चला जा रहा है। लेकिन कोई निवेश उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं भैया मेरी फैक्ट्री में 100 गाड़ी बनाने की कैपेसिटी है, मेरी बिक रही है 70, तो मैं एक फैक्ट्री और क्यों लगाऊं। लेकिन जब उसको पता लगेगा कि 70 भी नहीं बिक रही है, 50 बिक रही है, तो फिर उसके साथ और जो एंसिलरीज इंडस्ट्री होती है, कोई हॉर्न बना रहा है, कोई सीटें बना रहा है, कोई पेंट बेच रहा है, कोई स्टील बेच रहा है, कोई बाकी लाइट बेच रहा है, तो वो सारी में मंदी छाती चली जाएगी। तो हमारे हाथ में इस देश में मंदी लाना भी है। अब ये मंदी वाला हथियार, आर्थिक ब्रह्मास्त्र, वोट की चोट के साथ साथ नोट की चोट, जो नोट गिनते हैं ना ये दिन रात, हमारे हमारे हम माल खरीदते हैं तो ये माल गिनते हैं और अपनी तिजोरियों में रखते हैं, और फिर हमारे ही पैसों से हमारे खिलाफ हमारे भाइयों को, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं और हमें कुचलने का काम करते हैं। तो हम क्यों जाएं इनके यहाँ कुचलने के लिए? हम अपना रास्ता खुद ढूंढे, हम ट्रैक्टर खरीदना कम करें, गाड़ियां बड़ी बड़ी रखना बंद करें, अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दें। इसलिए मैं प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन कम होगा तो सबसे बड़ा असर ये होता है कि हम जो पैदा करते हैं, किसान जो पैदा करता है, वो एसेंशियल कमोडिटी है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। आपके से मोबाइल छीन लिया जाए, गाड़ी छीन ली जाए, या और चीजें छीन ली जाए तो आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन भोजन छीन लिया जाए या भोजन आप ना उपलब्ध हो तो आप नहीं सरवाइव कर सकते। 1960 के दशक में भुखमरी की स्थिति से इस देश को निकालने का काम किसानों ने किया, और आज किसान जो है गाली खा रहा है, अपनी कीमतें देना नहीं चाहता। जो है कोई भी व्यक्ति आंदोलन जीवी कह करके प्रधानमंत्री हमें पार्लियामेंट में गाली दे रहे हैं, इनके गोदी मीडिया हमें गाली दे रहे हैं। तो इन सब का एक ही इलाज है, जहां से इनको पैसा पहुंचता है उस नाली को बंद कर दो, उस नस को काटो, उस पर अटैक करो, तो इनकी अकल ठीक हो जाएगी। और इसमें कोई आंदोलन नहीं करना, घर बैठे काम चलाना है। मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने इनोवा कार रखी थी, मेरा 10 साल में 50 लाख का उसमें खर्चा आया था। 2019 के बाद मैंने गाड़ी नहीं खरीदी। गाड़ी नहीं खरीदी तो मेरे 40-50 लाख रुपए बच चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर, क्योंकि पहले पेट्रोल कम था। अब मैं अपना मेट्रो में चलता हूँ, या हम कुछ साथी पूल करके गाड़ी कहीं जाना है कार्यक्रम में, उस तरीके से जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है, क्यों हम गाड़ी खरीदें? मेरे 50 लाख में से 25 लाख रुपए सरकार खा जाती, तो मैंने 25 लाख रुपए की चोट सरकार को डायरेक्टली गाड़ी ना खरीद के दे दी। ऐसा आंदोलन कई देशों में नागरिकों ने चलाया है। जब टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सरकार का आतंक बढ़ जाता है, माल खरीदना बंद कर दो। माल खरीदना बंद करते ही सरकार खुद घुटने पे आ जाएगी, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात को केवल समझने की जरूरत है, और इसके काउंटर में कुछ भी नहीं कर सकती सरकार, एक्सेप्ट आपकी बात माने। और आज की तारीख में जो स्थिति आर्थिक है हमारे देश की, वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो आजादी से लेकर 2014 तक सारे प्रधानमंत्री हुए, वो 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पर कर्जा छोड़ के गए थे। इन्होंने वो कर्जा बढ़ा करके लगभग 200 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, यानी कि जो है 4 गुना लगभग हो गया है उस टाइम से। तो ऐसी स्थिति में, और हर साल 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये सरकार ले रही है, पहले ही इसके पास पैसे नहीं है। और अगर हमने जो है चीजें कम कर दी, खरीदनी, कंजम्पशन कम कर दी, जो गैर जरूरी है, जो अपव्यय है, जो हमारा धन का लॉस करती है, इनका टैक्स और कम हो जाएगा। टैक्स कम हो जाएगा तो इनकी अकल ठीक हो जाएगी। तो और ज्यादा इनको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना कर्जा लेंगे, आज की तारीख में 200 लाख करोड़ रुपया कर्जा जो मैंने बताया, उसमें से जो भी पैसा आमदनी आती है उसका 1/3 इनका ब्याज में ही चला जाता है, इसलिए इनको और ज्यादा कर्जा लेना पड़ता है।
और जब हम सामान नहीं खरीदेंगे तो फैक्ट्रियों पे असर पड़ेगा, इनके धन्ना सेठों पे असर पड़ेगा, इनके व्यापारी मित्रों पे असर पड़ेगा, इनके टैक्सेस पे असर पड़ेगा, तो इनकी अकल ठीक हो जाएगी। तो इनसे डायरेक्ट लड़ाई में आप नहीं जीत सकते। किसान भाइयों से मेरी अपील है, डायरेक्टली सिर फुड़ाने की जरूरत नहीं है, इनको वोट मत दो और इनको अपने नोट मत दो। बस ये दो काम होते ही आप देखना, टांग पे टांग रख के अपने घर बैठो, आपके सामने खुद ये घुटने जो है टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट टू यू चौधरी जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।